वेलकम बच्चों, आज हम ज्योग्राफी में अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 4 एयर। ठीक है, आज हम एयर मतलब हवा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या है, एक पूरा समझिए कि हवा का ब्लैंकेट है। मतलब हमारी अर्थ ने जो है एक कंबल ओढ़ रखा है जो किससे बना हुआ है, हवा से। और उस पूरे हवा टाइप के कंबल को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है वो चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, जो कि कुछ नहीं, एक हवा का ब्लैंकेट है, ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, या कह सकते हो एनवेलप है। ठीक है, अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे हैं, उनको जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए बच्चों एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, क्योंकि सबको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, ताकि वो सांस ले सकें। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैसेस है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पे है उसे कहाँ से मिलती हैं, ऑफ कोर्स उससे मिलती हैं हमारी एयर से, हवा से। ठीक है, स्पेशली जो हम लोग हैं, जो ये एनिमल्स वाले पूरे किंगडम है, ठीक है, ह्यूमंस हैं, ये सब एयर को ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं। और यही एयर जो है, और ये जो आपका जो ये ब्लैंकेट है अर्थ के चारों तरफ, इसका सिर्फ यही काम नहीं है कि एयर प्रोवाइड करना ताकि हमारी लाइफ सरवाइव हो सके। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये जो सन रेज होती हैं, हार्मफुल सन रेज जिसे कहते हैं यूवी रेज, जो अगर किसी भी पर्सन के ऊपर यूवी रेज पड़ती हैं तो क्या होता है, कैंसर कॉज कर सकती हैं या स्किन को डैमेज कर सकती हैं, टैनिंग कर सकती हैं। तो ये सब हार्मफुल यूवी रेज जो हैं, उससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा कंबल है, जो हमारी धरती ने ओढ़ रखा है, ये बहुत काम का कंबल है, क्योंकि ना ये हमारी पूरी धरती को जो है, और हमें, ठीक है, हमें स्पेशली सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हमारी धरती पे, उनको सरवाइव करने के लिए एयर प्रोवाइड करता है, सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बल्कि ये सूरज से निकलने वाली हार्मफुल यूवी रेज को भी रोकता है धरती पे पहुंचने से, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डैमेज न हो सके। ठीक है, और अगर ये सोचो, अगर ये जो पूरी ब्लैंकेट है एयर की, अगर ये नहीं होती तो कितना बड़ा सुरक्षा कवच हमारे सर से हट जाता। और अगर ऐसा होता तो आज सूरज की जो गर्मी है उसकी वजह से हम एकदम जिंदा ही बेक्ड हो जाते, तल भुन जाते। ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, जो सोचिए कि हमारा ब्लैंकेट जो है एयर का, एटमॉस्फेयर वो रोकता है। अगर वो एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी सन की हीट डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आएगी और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है क्या हो जाएंगे, इतना अधिक टेम्परेचर हो जाएगा कि फिर वो एकदम भुन जाएंगे। ठीक है, पापड़ के जैसे या पॉपकॉर्न के जैसे जल जाएंगे पूरा दिन में। और रात में, अगर दिन में कोई बच गया भुनने से, तो फिर क्या होगा, रात में फिर वो जम जाएगा बर्फ के जैसे। तो तापमान, जो टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस है ना, ताकि इतना अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करता है ये एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ का, ना ही ज़्यादा ना ही कम, ताकि सभी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एटमॉस्फेयर है, जो कि हवा से बना है, वो हमारी अर्थ पे जिंदा रहने लायक टेम्परेचर मेंटेन करता है, ताकि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छे से सरवाइव कर सके। ना ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कि कोई खड़ा हो बाहर और तुरंत भुन जाए, और ना ही इतना ही कम होता है कि रात में जो है तुरंत वो जो है बर्फ़ बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर हमें एयर देता है ब्रीथ करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करता है। सेकेंडली हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है, और थर्डली हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रहने लायक बनाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है। ठीक है, बेसिकली जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैसेस पाई जाती हैं बच्चों, वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में करीब करीब 78% पाई जाती है, और 21% हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो अब आप खुद जोड़ो, 100% होता है ना, अब 100% में से 78% आपका निकल गया, नाइट्रोजन लेके चला गया, ऑक्सीजन 21% लेके चला गया, तो अब बचा कितना, यही 99% हो गया। यानी 99% जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, 99%
हवा जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ दो गैसेस से मिलकर बनी है, एक नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें से नाइट्रोजन पूरी हवा का 78% हिस्सा है और ऑक्सीजन 21%। अब 100% में से अगर 99 जाए तो कितना बचेगा? 1%। यानी कि अब इस 1% में बाकी सब गैसेस आती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब गैसेस जो हैं अब जो है इस 1% में आती हैं। अब इस 1% में 0.03% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, आर्गन 0.93% आता है और बाकी सब जो गैसेज हैं जैसे कि आपका ओजोन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब 0.04% में आती हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। अब इन गैसेस के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे भी इस चार्ट को देख लिया ना, ये चार्ट जो आपके बुक में बना हुआ है, ओके, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है, अब हम जब सांस लेते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हम पूरी गैस लेते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में, तो ऑफकोर्स जब हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर नाइट्रोजन तो जाएगी, तो है नहीं कि हमारी नाक के बाहर फिल्टर लगा हुआ है ना, जो सिर्फ जैसे ही हम सांस लेने वाले हों वो फिल्टर तुरंत जान जाए ऑटोमेटिक, अच्छा नाइट्रोजन आ रही है, सेंसर बजने लगे और नाइट्रोजन को बाहर कर दें और सिर्फ छन्नी से वो फिल्टर ऑक्सीजन को अंदर करे, ऐसा तो होता नहीं है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर नाइट्रोजन भी हम लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। लेकिन ये नाइट्रोजन जो है हमारे अंदर जब जाती है तो इसको कहीं भी बाइंड करने की कोई जगह नहीं मिलती, हमारी बॉडी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जहाँ पे नाइट्रोजन जा करके अपने आप को एडजस्ट कर सके, इसलिए जैसे हम इस सांस इसको लेते हैं अंदर वैसे ही ये बाहर भी आ जाती है, ठीक है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 के साथ में नाइट्रोजन भी बाहर निकल जाती है, ओके। अब क्या होता है, प्लांट्स को जो है हमें तो N2 की कोई ज़रूरत है नहीं कि हम, इसलिए हम लेते हैं और इसको बाहर कर देते हैं, पर जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन जो है एक मेन एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जैसे हमारे पास नाक है, हमने सांस ले ली है ना, ब्रीथ किया और हमारे अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 सब चला गया। अब जो बॉडी को चाहिए वो बॉडी अलग कर लेती है, जो नहीं चाहिए वो निकाल देती है। जैसे अब जब सब अंदर सारी गैसें अंदर जाती हैं, लंग्स को सिर्फ चाहिए होता है ऑक्सीजन, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती है और फिर जो भी गैसेस बची होती हैं या फिर जो निकलती हैं बॉडी से एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, उसको वो बाहर निकाल देती है। और प्लांट्स के पास ये सुविधा नहीं है, वो उनके पास तो नाक है नहीं कि वो ले लें, सांस ले खींचें और फिर जो है नाइट्रोजन उनके पास आ जाए। तो नाइट्रोजन को जो है प्लांट्स डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सुविधा नहीं होती है। तो क्या होता है कि अब वो कैसे सांस लें, अब वो कैसे, अब नाइट्रोजन जो है उनका सबसे मेन एलिमेंट है, उनको ग्रोथ के लिए चाहिए और वो इसको एयर से नहीं ले पाते हैं, उनके अंदर ये सिस्टम ही नहीं है, तो फिर लेते कैसे हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? तो फिर एक बैक्टीरिया होती है बच्चों, जो कुछ प्लांट्स के सॉइल में रहती है और कुछ प्लांट्स के रूट्स में रहती है, ठीक है। अब यही बैक्टीरिया क्या करती है कि ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेती है और ले करके इसको चेंज कर देती है नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ठीक है, एक कंपाउंड है ये नाइट्रोजन के, ताकि प्लांट्स इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो N2 यानी नाइट्रोजन गैस को इस रूप में नहीं ले पाते हैं, पर अगर वो NO3 माइनस और NO2 माइनस के रूप में है तो वो इसको ले लेंगे, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में है तो इसको ले लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, सॉइल से वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब नाइट्रोजन के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है मोस्टली सारे ह्यूमंस और सारे एनिमल्स लेते हैं, यही एक सोर्स है सबको सांस लेने का। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से, जो कि हम साइंस के
क्लास 6 के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और सब लोग ऐसे भी जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है एयर में वो कांस्टेंट बनी रहती है। पर अगर हम लगातार पेड़ काटते जाएं तो क्या होगा, पेड़ ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर हम पेड़ को काटते जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, तो इसलिए वो पूरा बैलेंस क्या होगा, बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए अगर हम पेड़ काटते हैं तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। जो तीसरी इंपॉर्टेंट गैस है आफ्टर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये थर्ड इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, और उसके बदले में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। अब जितना कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस या एनिमल्स रिलीज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उसका जो अमाउंट है वो लगभग बराबर होता है प्लांट्स के द्वारा लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। जैसे अब जो प्लांट्स जो CO2 ले रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, उसका जो अमाउंट है वो ह्यूमन या जो एनिमल हैं, ठीक है, वो जो CO2 बाहर निकाल रहे हैं उसके अमाउंट के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इस वजह से दोनों के बीच में एक बैलेंस बना होता है, जितना लिया जा रहा है उतना ही एनवायरनमेंट को लगभग वापस कर दिया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अब जितना ज़्यादा हम फ्यूल्स जलाएंगे, पॉल्यूशन करेंगे, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, तो उससे क्या होगा, कोल क्या है, कार्बन से बना होता है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा हम फ्यूल्स जलाएंगे, पॉल्यूशन करेंगे, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। आप ये सोचिए कि हर साल हम अपने एटमॉस्फेयर में बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं। अब जब इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उससे हमारी धरती का क्लाइमेट और वेदर, ये दोनों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ठीक है। और सभी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो है अपने चेंजिंग वेदर या क्लाइमेट के थ्रू अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकते। आपने अडॉप्टेशन पढ़ा है, कितना मुश्किल होता है। वहाँ जो भी एनिमल और ऑर्गेनिज्म कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे रह रहा है, वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता है। अगर आप उसका एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे अब पोलर बियर, वो हमेशा क्या करता है, उसकी पूरी बॉडी जो है उस हिसाब से बनी है कि वो बर्फ़ में सरवाइव कर सके, इतने ज़्यादा बर्फ़ में आराम से सरवाइव कर सके। पर अगर ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलती जाएगी, गर्मी बढ़ेगी, बर्फ़ पिघलती जाएगी, और फाइनली बर्फ़ कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो फिर जब गर्मी बढ़ेगी तो भाई पोलर बेयर का जो पूरा बॉडी है वो तो बना हुआ उस हिसाब से कि वो ठंडी झेल सके, और गर्मी में क्या होगा, वो चीज़ उसको प्रॉब्लम कॉज करेगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहिए। लेकिन अफसोस क्या होता है कि हम लोग अपने यूज़ के लिए पूरे अर्थ के बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा आज का इंट्रोडक्शन था। फिलहाल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपके बुक में साइड में जो दिया हुआ है वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, ठीक है। कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जो अर्थ से हीट रेडिएट होती है ना, निकलती है, उसको वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और अगर ये ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर ये काम नहीं करता, ग्रीन हाउस गैस, तो फिर क्या होता कि हमारी धरती बहुत ज़्यादा ठंडी होती, ताकि इतनी ठंडी होती कि हम यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पाते, ठीक है। अब जब एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, अब इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जब लेवल है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, किसकी वजह से बढ़ता है, जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज से या कार से या कोई भी व्हीकल से, ठीक है, या फिर ठीक है इसकी वजह से, या जो हम फ्यूल जलाते हैं उसकी वजह से। तो उससे क्या होता है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है,
तो हीट रिटेन करने की क्षमता भी बढ़ रही है, एज अ रिजल्ट हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और यही प्रॉब्लम है और इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो इसे कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, तब बहुत गर्मी लगेगी ना, ठीक है। ये है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब अगर ये ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी इसका मतलब है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है, अर्थ पे किसी एक जगह का नहीं, पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है। एज अ रिजल्ट जो स्नो होती है, जो ग्लेशियर्स होती हैं, वो पिघलना शुरू कर देंगी, ठीक है। जब पिघलना शुरू कर देंगी तो जो हमारा सी लेवल है उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, बाढ़ आएगी। जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा, सारे कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे। और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा हमारी अर्थ का टेम्परेचर तो क्या होगा, सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। और अगर सारी बर्फ़ पिघल गई तो हमारी पूरी धरती के जो एरियाज है वो पानी पानी हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो आपदा आ रही है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इससे आप ये कह सकते हैं कि कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स भविष्य में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, जैसे डायनासोर्स गायब हो गए हैं, ठीक है। तो वी शुड ट्राई टू सेव आवर अर्थ, ठीक है। हमें अपनी धरती को बचाना चाहिए ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है बच्चों, वो सरवाइव कर सके, बिकॉज हमें एक गिफ्ट दे के जाना है टू द फ्यूचर जनरेशन कि वो सरवाइव कर सके। क्योंकि अगर हम अपना तो यूज़ करके चले जाएंगे बढ़िया से, लेकिन जो जनरेशन आगे को आएगी उसको कुछ नहीं मिलेगा सरवाइव करने के लिए, वो बहुत स्ट्रगल करेगी। तो लेट्स मेक अर्थ अ बेटर प्लेस, ओके। थैंक यू।